सड़क पर अगर कहीं कोई आंदोलन कोई नहीं कर रहा है तो मायावती जी हैं या उनकी पार्टी है, वो कहीं एसएमएस से कोई प्रयास कर रहे होंगे तो बात अलग है। हो सकता है कि मुझे सूचना ना हो, मेरी जानकारी कम हो। अगर किसी को सूचना हो कि मायावती जी इस समय खुद से क्या कर रही हैं तो हमको बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इन नेताओं को सक्रिय देखना ही जनता की अभिलाषा होती है। विगत 7, 8, 10 वर्षों में जबकि मीडिया का एकदम पतन हो गया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया गया, बाबा साहब और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट से SC ST की सांसदों विधायकों की सीट रिजर्व हुई और जो संविधान के अनुच्छेद 334 में महज 10 वर्षों के लिए था, 7 बार बढ़ा करके 80 वर्ष के लिए किया जा चुका है, अब 2030 तक है। यानी इस चुनाव में भी 131 सीटें लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्व हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि इस वर्ग के सांसद जो आरक्षण के जरिए एक विशेष प्रयोजन के लिए रखे गए कि खासकर कमजोर वर्गों की आवाज ये तो उठाएंगे, यह सोचकर ही तो रखा गया, वे कभी किसी मुद्दे पर सामूहिक रूप से या एकल रूप से बोलते नहीं सुने गए। यह बड़ी चिंता की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और हम सब जैसा कि जानते हैं कि 2024 में भारत में लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से अटकलें आ रही थी कि चुनाव समय से पहले करा लिया जाएगा। यहाँ तक कि 2023 के शुरुआत में अटकलें लगाई जा रही थी कि चुनाव 2023 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में करा लिया जाएगा। फिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो यह माना गया कि चुनाव कहीं फरवरी, मार्च से न शुरू हो जाए। लेकिन अब इन सभी अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक पत्र वायरल हो रहा है। यह आदेश है एक तरह का जो मुख्य चुनाव अधिकारी दिल्ली के कार्यालय से जारी हुआ है। 19 जनवरी 2024 को लोकसभा इलेक्शन 2024 ऊपर लिखा है ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दिल्ली, और ये लिखा गया है टू डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट NCT ऑफ दिल्ली। यानी दिल्ली के सभी 11 जिले हैं वहाँ, उन सभी जिलों के जिलाधीशों को लिखा गया है। और आप जानते हैं कि हर एक जिले का जो जिलाधीश होता है वही वहाँ का चीफ इलेक्शन ऑफिसर होता है। तो इनको ये पत्र लिखा गया है और इसमें लिखा हुआ है कि 16 अप्रैल 2024 को जो चुनाव होना है दिल्ली में, उसके लिए आप व्यवस्था करिए। लोकसभा का दिल्ली में जो चुनाव होगा उसकी डेट 16 अप्रैल है। आप जानते हैं कि भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ लोकसभा चुनाव 7-8 फेज में होते हैं। तो इस आदेश से स्पष्ट है कि दिल्ली में चुनाव जो होगा लोकसभा का वो 16 अप्रैल को होगा। अब एकदम चुनाव सामने है, देश चुनाव में जा रहा है और इस समय देश में 2 मुद्दे हैं। एक है धर्म और जाति का, दूसरा है संविधान का। मैं फिर से दर्शकों को आगाह करूंगा कि आप संविधान की तरफ चलिए, जिस किसी को चुनिए उससे संविधान को मजबूत करने, इसके अनुसार देश की सत्ता चलाने की मांग करिए। देश में हुल्लड़बाजी बढ़ रही है। आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, सही काम आपका होता है, प्रॉपर काम हो जाता है, फौरन हो जाता है, बिना लेट लतीफ के। घर से बहुत निश्चिंत होकर ऑफिस जाते हैं कि वहां जाएंगे तो काम हो जाएगा, नहीं। यहां तक कि अब तो प्राइवेट बैंकों के भी चक्कर लगाइए, वहां काम नहीं हो रहा है। धीरे धीरे व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर की भी बिगड़ने लगी है। तो ये हम ही आप हैं जिसको व्यवस्था अगर बिगड़ेगी तो झेलना पड़ेगा। इस नाते चुनावों के वक्त में ही हमको यह सोचना होता है कि व्यवस्था कौन बना सकता है और कैसे बना सकता है, कौन सबको जोड़ कर लेकर चलेगा, देश एकजुट कैसे रहेगा, यह सब देखना है। 2 बड़े नेता आपको इस समय दिख रहे हैं जो सड़क पर हैं। एक हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोजन किए थे। बहुत भव्य कार्यक्रम, शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद भी आडवाणी और जोशी जी को वो ठंड से नहीं बचा पाए, उनके घर रहने के लिए सुझाव दे दिए। द्रौपदी मुर्मू जी को निमंत्रण गया, वो आई नहीं। राजनाथ सिंह, गडकरी जी लोग अपने घर में बैठकर पूजा कर लिए। तो बहुत सुनियोजित तरीके से सब एक पार्टी और एक नेता कर रहे हैं। दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी जी, वो भारत न्याय यात्रा निकाले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद, दूसरी यात्रा के रूप में, जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए मेघालय में आ गई है। फिर असम में जाएगी, सिक्किम जाएगी, फिर पश्चिम बंगाल जाएगी, बिहार जाएगी, अब जैसा रूट होगा।
वह नेता सड़क पर दिख रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, भीड़ में चले जाते हैं। इसके अलावा आपको अन्य नेता भी दिखते होंगे, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार जी, तमाम वैकेंसीज आई हैं, नौकरियां मिल गई लोगों को, सामाजिक क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी पीडीए बनाकर प्रयास कर रहे हैं। सड़क पर अगर कहीं कोई आंदोलन कोई नहीं कर रहा है तो वो मायावती जी हैं या उनकी पार्टी है। वो कहीं एसएमएस से कोई प्रयास कर रहे होंगे तो बात अलग है। हो सकता है कि मुझे सूचना न हो, मेरी जानकारी कम हो। अगर किसी को सूचना हो कि मायावती जी इस समय खुद से क्या कर रही हैं तो हमको बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि इन नेताओं को सक्रिय देखना ही जनता की अभिलाषा होती है, हर एक नेता सक्रिय हो। हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि इस समय जबकि चुनाव सिर पर है और विगत 7, 8, 10 वर्षों में जबकि मीडिया का एकदम पतन हो गया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ दिया गया, बाबा साहब और गांधी जी के बीच जो पूना पैक्ट से SC/ST की सांसदों विधायकों की सीट रिजर्व हुई और जो संविधान के अनुच्छेद 334 में महज 10 वर्षों के लिए था, जिसे 7 बार बढ़ा करके 80 वर्ष के लिए किया जा चुका है, अब 2030 तक है। यानी इस चुनाव में भी 131 सीटें लोकसभा में SC और ST के लिए रिजर्व हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि इस वर्ग के सांसद जो आरक्षण के जरिए एक विशेष प्रयोजन के लिए रखे गए कि खासकर कमजोर वर्गों की आवाज ये तो उठाएंगे, यह सोचकर ही तो रखा गया, वे कभी किसी मुद्दे पर सामूहिक रूप से या एकल रूप से बोलते नहीं सुने गए। यह बड़ी चिंता की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है। कभी नहीं सुने गए, कहीं नहीं सुने गए। चाहे CAA पास हो जाए, NRC पास हो जाए या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना अधिकार अधिनियम में प्रावधान बदलकर उसे कमजोर कर दिया जाए। UPA 1 गवर्नमेंट यानी मनमोहन सिंह की सरकार ने जो सूचना का अधिकार दिया, जिसके जरिए लोगों को सरकारों की गतिविधियों को जानने का हक मिल गया, उसको बहुत कमजोर कर दिया गया है। जब कमजोर किया गया उस पर कहीं कोई आवाज नहीं। तो मैं चाहूंगा कि जनता अपने अपने इलाकों से आने वाले आरक्षित वर्ग के सांसदों से, विधायकों से यह सवाल जरूर करे कि आप सदन में किस लिए जा रहे हैं, केवल पार्टी की प्रतिनिधित्व के लिए या जिस प्रयोजन के लिए संविधान ने आपको रखा है उसका भी कुछ ख्याल है, और जो जनता की आवाज है वो भी रखने का आप में मादा है। कुछ खरी खरी बातें सोचनी सुननी करनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जो चुनाव में रिप्रेजेंटेशन है वो कोई जनसंख्या के आधार पर नहीं है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर चुनावी रिप्रेजेंटेशन अगर कह दिया गया तो फिर देश के टुकड़े टुकड़े आपने कर दिया। फिर तो यादव लोग अपना प्रतिनिधि चुने, ब्राह्मण लोग अपना चुने, ठाकुर लोग अपना चुने, बनिया लोग अपना चुने, मुसलमान अपना चुने, मुसलमानों में कितनी जातियां सब अपनी अपनी चुने, ईसाई अपने चुने, फिर तो ऐसे हो जाएगा। जो भी रिप्रेजेंटेटिव है पूरी जनता का है। लेकिन फिर भी 131 सांसद जो इस समय SC और ST कम्युनिटी के मिला करके सदन में बैठे हुए हैं, जो सीट रिजर्व है अनुच्छेद 334 के अंतर्गत, जिनको 10 साल के लिए बनाया गया था, अब 2030 तक के लिए इनको समय बढ़ाते बढ़ाते किया गया है। तो इनसे सवाल जरूर होना चाहिए कि संविधान जो आपसे विशेष अपेक्षा करके आपको बैठाया, आप बिल्किस बानो पर एक साथ सब लोग खड़े होकर क्यों नहीं बोलते? दोस्तों, एक बचाव ये लेंगे, ये कहेंगे दल बदल कानून पारित हो गया है और अगर हम दल के खिलाफ बोल देंगे तो हमको बाहर कर दिया जाएगा। तो सदन के भीतर मत बोलिए, बाहर आप लोग तो एक जगह बोल सकते हैं। 131 सांसदों की आवाज अगर बिल्किस बानो के पक्ष में जाती तो एक महिला के पक्ष में जाती, एक पीड़िता के पक्ष में जाती, और सरकार के अनैतिक कारनामे के खिलाफ वो आवाज थी, गैर कानूनी कारनामे के खिलाफ वो आवाज होती। आप केवल पद लेकर के बैठ जाएंगे और इस नाते उस पद का काम हो जाएगा, ये नहीं है। पद पर बैठने की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। जिनको जिस प्रयोजन के लिए विशेष तौर से लाया गया है उनसे यह सवाल होना चाहिए कि आप इस मुद्दे पर क्या बोल रहे हैं। ऐसे सांसद विधायक अगर कहते हैं कि दल बदल का डर है, तो मेरा उनको सुझाव है कि आप सदन के बाहर आकर के वो बात बोलिए जो सदन के भीतर बोलने पर दल बदल में आप बंध जाएंगे।
जैसे आप वरुण गांधी जी को देखिए, सदन के भीतर सरकार यानी भाजपा की सरकार, जिस पार्टी के वो सांसद हैं, वो जो कोई विधेयक लाती है उस पर वो सपोर्ट अपना देते हैं, वोट दे देते हैं, लेकिन सदन के बाहर आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना उनके अपने प्रयोजन से होगी, उनके जनता के हित में होगी नहीं होगी, यह सब मूल्यांकन का विषय अलग है। लेकिन जो 131 सांसद हैं, जो संविधान में अपने आप में एक वर्ग बनाए गए हैं, कुछ खास मुद्दों पर अगर इनकी तरफ से आवाज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि इनके लिए सीटों के आरक्षित किए जाने का जो उद्देश्य था उसको ये पूरा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में इन सांसदों के सीटों पर यह एक मुद्दा बनना चाहिए कि आप बाबा साहब और गांधी जी के पूना पैक्ट के जरिए जो आरक्षित सीट से चुनाव लड़कर जीत रहे हैं, आपने इस विशेष उद्देश्य के लिए कितने सवाल उठाए, आपने क्या किया? क्या पार्टी के केवल आप बंधुआ बन जा रहे हैं या आप कोई स्वतंत्र आवाज उठा रहे हैं? यह सवाल होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, इस सूचना के साथ कि लोकसभा का चुनाव दिल्ली में अगर अप्रैल में होगा, यानी चुनाव जो है मार्च से ही शुरू होने जा रहा है, बमुश्किल 1 सवा 1.5 महीने अब समय बाकी है चुनाव शुरू होने में। देश चुनावी माहौल में जा रहा है। वीडियो को आप लाइक करिए, पसंद आए तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।